जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, संगत की जर्नी बहुत प्यारी है, बहुत अद्भुत है। गुरु जी की असीम कृपा संगत के हर बुरे समय में रही है। या मैं ये कहूँ संगत जी कि गुरु जी ने अपनी हथेली में रखकर संगत को मुश्किल घड़ी से बाहर निकाला है। संगत जी, गुरु जी ने संगत को अपने जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स दी है, यानी कि बच्चे जो उन्हें काफी सालों से नहीं हो रहे थे, और वो भी कैसे हुआ उसकी भी अपनी जर्नी है, उसकी भी अपनी कहानी है। और यही नहीं संगत जी, संगत आंटी के अंकल को गुरु जी ने हेल्थ ब्लेस की, नौकरी ब्लेस की, बहुत सारी चीजें ब्लेस की है। आंटी को भी अपनी पढ़ाई, नौकरी सब कुछ ब्लेस किया है और बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स भी गुरु जी के साथ रहे हैं। संगत जी, ये सारी जर्नी आपको तब अच्छी लगेगी जब आप सत्संग पूरा अंत तक सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, पूरे भक्ति भाव के साथ सुनेंगे संगत जी। और मुझे पूरा यकीन है कि इस सत्संग के माध्यम से आपको अपना कोई एक अलग ही मैसेज प्राप्त होगा। हो सकता है संगत जी कि आप किसी सवाल के जवाब में बहुत इंतजार में हैं और हो सकता है कि वो इंतजार आपका इस सत्संग से खत्म हो जाए। इसलिए संगत जी, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत पूनम सेठी आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और सारी संगत को भी प्रणाम। मैं गुरु जी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके साथ हमारी गुरु जी के साथ जो जर्नी रही है वो मैं शेयर कर सकूं। संगत जी, गुरु जी की वडियाई करना इतना आसान काम नहीं है। संगत जी, मेरा प्रोफेशन टीचिंग है और मैं यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हूँ। लेकिन संगत जी, मैं जितनी बार भी सत्संग करती हूँ तो हर बार यही सोचती हूँ कि क्या मेरे शब्द गुरु जी की वडियाई को, गुरु जी की मेहर को जस्टिफाई कर पाएंगे, या गुरु जी ने जो भी हमें दिया है उनको मेरे शब्द जस्टिफाई कर पाएंगे। और जो गुरु जी महाराज की कृपा हम पर हुई है, उनका आशीर्वाद हमें मिला है, उनका शुक्रिया मैं किन शब्दों में कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। संगत जी, मैं सिर्फ अपना प्रयास करूंगी। संगत जी, गुरु जी महाराज के पास हमारा जाना हुआ 1998 में, और उसके पीछे रीजन ये था संगत जी कि हमारी शादी हुए 7 साल हो चुके थे और हमने बहुत कोशिश कर ली थी लेकिन हमें बच्चा नहीं हुआ था। संगत जी, हमने दिल्ली के बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स में दिखाया था, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, हमने सब ट्राई किया, हमारा इलाज भी चल रहा था, लेकिन किसी का भी कोई फायदा नहीं हुआ। संगत जी, मेरे हस्बैंड है आकाश सेठी अंकल, उनके जो मामा जी वो बहुत पहले से गुरु जी महाराज के पास जाते रहे हैं, और 1995 में उन्होंने एक बार हमें कहा था कि तुम्हारा इलाज विलाज बहुत हुआ, ये सारे चक्कर छोड़ो और अब मैं तुम्हें गुरु जी महाराज के पास ले जाऊंगा, तुम उनसे आशीर्वाद लो। संगत जी, आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हर एक इंसान का अपना एक वक्त होता है और गुरु जी के पास जाने की हर व्यक्ति की अपनी एक डेस्टिनी डिसाइडेड होती है, और हर कोई संगत जी कभी भी नहीं जा सकता गुरु जी महाराज के पास, वो अपने निर्धारित समय पर ही पहुँचता है। और ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। हम 1995 में नहीं जा पाए गुरु जी के पास, और संगत जी दोबारा मामा जी ने 1998 में हमें बोला कि बहुत हुआ तुम्हारा इलाज, अब मैं तुम्हें सीधे गुरु जी महाराज के पास ले जाऊंगा और आज ही ले जाऊंगा। और संगत जी, उन्होंने हमें गाड़ी में बिठाया और हम उनके साथ गुरु जी महाराज के पास एम्पायर स्टेट पहुंच गए। और संगत जी, जब हम गुरु जी महाराज के पास गए उसके पहले संगत जी, हमने गुरु जी महाराज की ना तो हमने फोटो देखी थी और ना हमें इस बात का आइडिया था कि हमें क्या दिखने वाला है, हमें क्या मिलने वाला है। और संगत जी, हमने सोचा हुआ था मन में कि हम जाएंगे तो हमें गुरु जी ऐसे दिखेंगे, वैसे दिखेंगे, और उसके ठीक विपरीत हमें गुरु जी महाराज अपने दरबार में कैजुअल कपड़ों में बैठे हुए दिखाई दिए। और संगत जी, जैसे हम दरबार में गए तो गुरु जी ने मामा जी से पूछा किन्हों ले आया है, तो मामा जी ने हमारी तरफ इशारा करते हुए कहा कि घर के ही बच्चे हैं। तो गुरु जी ने हमें इशारा करके अपने पास बुलाया और कहा कि प्रॉब्लम है। संगत जी, गुरु जी के चेहरे पर जो तेज था, जो ऑरा था, उसके कारण संगत जी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं गुरु जी से खुलकर बात कर सकूं। मैंने धीरे लफ्जों में और डरते सहमते हुए गुरु जी
गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे बच्चा नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, बस हाजिरी लानी पड़ेगी। और सिर्फ उन्होंने मुझसे इतनी ही बात की। अब संगत जी हमें तो समझ में नहीं आया कि हाजिरी लानी पड़ेगी का मतलब क्या होता है। तो वहाँ पे तमाम संगत थी, मामा जी थे, तो उन्होंने हमें समझाया कि इसका मतलब कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको अब दरबार में आना पड़ेगा। और वहाँ से संगत जी हमारा सिलसिला शुरू हुआ और वहाँ जाने की जो लगन मन को लगी संगत जी वो समय के साथ साथ बहुत तीव्र होती चली गई। गुरुजी के साथ हमारा जुड़ाव बढ़ता रहा और हफ्ते में 1 या 2 बार जैसे भी हमारी सहूलियत होती थी, कन्वीनियंस होती थी, हम गुरुजी के दरबार में जाते रहे। हालांकि गुरुजी संगत से रोज ही मिला करते थे, लेकिन हमारा घर गुरुजी के दरबार से बहुत दूर था। तो गुरुजी ने भी हमें कह दिया था कि हफ्ते में 1 बार आ जाया करो। और संगत जी गुरुजी के पास जाते हुए समय बीतता चला गया और हमारा इलाज भी चल रहा था, क्योंकि गुरुजी ने हमें ये नहीं कहा था कि इलाज मत करवाओ। और संगत जी मन को बड़ी बेचैनी होती थी कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और संगत जी इसी वजह से वहाँ पर उन दिनों काफी सारे कपल्स गुरुजी महाराज के पास आ रहे थे, क्योंकि उनके पास बच्चा नहीं था, दे वर चाइल्डलेस। और हम सभी को गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए था, उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए थी। अब संगत जी जब थोड़ा समय बीता तो वहाँ पर एक अंकल थे जो सीनियर अंकल थे और गुरुजी से बहुत आराम से बात कर लिया करते थे। और संगत जी हमें बहुत डर लगता था गुरुजी से बात करने में, क्योंकि हम यंग कपल थे और 1-2 बार संगत जी हमें डांट भी पड़ गई थी गुरुजी से। और संगत जी तब तक हमें इतनी अक्ल नहीं आई थी कि कुछ चीजें, कुछ बातें अनकही रखने में भी भलाई होती है। और संगत जी वो अंकल मुझसे हर हफ्ते पूछा करते थे, पूनम आंटी एनी गुड न्यूज? और संगत जी मैं उन्हें यही कहती थी कि नहीं अंकल, नथिंग, कुछ भी नहीं। अब संगत जी हमें गुरुजी के पास जाते हुए लगभग 1 साल तो हो चुका था। तो एक दिन अंकल मुझे कहते हैं कि अरे तुझे गुरुजी ने अभी तक ब्लेस नहीं किया, चल आज मैं तुझे गुरुजी के पास लेकर चलता हूँ। और संगत जी अंकल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गुरुजी के पास ले गए। और जैसे ही संगत जी हम गुरुजी के पास गए और संगत जी जैसे ही हम गुरुजी महाराज के सामने जाकर खड़े हुए, अंकल ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी एनु ब्लेस करो, इधर कल्याण करो। अब संगत जी गुरुजी ने अंकल की तरफ नहीं देखा, गुरुजी ने सीधा मेरी तरफ देखा। दौड़ जाए थो बड़ी आई है अप्रोच लान वाली। और संगत जी मेरा जो हाल हुआ, मैं वहाँ से तुरंत भागी और भाग के बाहर आई और एम्पायर स्टेट में बाहर जो जगह है वहाँ जाकर के खड़ी हो गई। और संगत जी मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हुई और संगत जी मुझे सोच सोच कर बहुत बुरा लग रहा था कि आज तो गुरुजी से डांट पड़ गई है। तभी संगत जी इतने में अंकल बाहर आए और मुझे कहने लगे कि पूनम आंटी इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। और संगत जी जितना अंकल ने गुरुजी को समझा हुआ था, अंकल ने मुझसे कहा कि अभी तेरा वक्त नहीं आया है और गुरुजी ही जानते हैं कि वो वक्त कब आएगा और तुझे कुछ नहीं करना है। और जो हम कहते हैं संगत जी की बट परंतु लेकिन किंतु, वो सब हमें साइड में रखते हुए गुरुजी में लीन हो जाना है। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आप बस मानो, आपको सब मिलेगा। और संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से कहानी आगे बढ़ी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। संगत जी ऐसा नहीं है कि जब हम गुरुजी महाराज के पास जा रहे थे तब हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। सच कहूँ संगत जी तो हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे थे। जैसा कि संगत जी मैं जिस यूनिवर्सिटी में काम कर रही थी, वहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे थे कि आप टेम्परेरी तौर पे आपको कुछ समय के लिए एडहॉक पोजीशन पर काम करना पड़ता है। और संगत जी थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स भी रहती है अपॉइंटमेंट के टाइम पर। और संगत जी मेरी काफी लंबे समय से अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी। और संगत जी जब मेरे अपॉइंटमेंट का टाइम आया तब हम ऑलरेडी गुरुजी महाराज के पास जाने लगे थे। और जैसा कि संगत जी हम सभी के जीवन में ऐसा होता है कि जब भी कोई बात होती है हम दौड़े दौड़े गुरुजी महाराज के पास जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, हर बात में जय गुरुजी करते हैं। हम भी दौड़े दौड़े गुरुजी के पास गए और कहा कि गुरुजी कल मेरा इंटरव्यू है। तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। और संगत जी गुरुजी महाराज का ऐसा आशीर्वाद था कि ऑलरेडी वहाँ बहुत कम कैंडिडेट्स आए हुए थे। और संगत जी मेरा इंटरव्यू हुआ और शाम तक संगत जी मेरा अपॉइंटमेंट आ गया। मेरा अपॉइंटमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रीमियर कॉलेज में हुआ। और इस प्रकार से संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमारे जीवन की बहुत सारी कमियां दूर होने लगी। और संगत जी एज ए यंग कपल हम लोगों ने हमारा पहला फ्लैट खरीदा। जिस प्रकार से संगत जी एक यंग कपल अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट करता है, संगत जी मैं यहाँ एक्सेप्ट करूंगी कि मैं अभी पूरी तरीके से मेटेरियलिस्टिक बात कर रही हूँ। और संगत जी इन मेटेरियलिस्टिक चीजों को तो गुरुजी ऐसे ही दे दिया करते थे, इनके लिए कभी गुरुजी से मांगना नहीं पड़ता था। ये सब तो जीवन में ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती थी। लेकिन जो बड़ी चीज जिसकी आस में हम गुरुजी महाराज के पास जा रहे थे वो अभी भी हमारी अधूरी थी। अब संगत जी 2001 तक हमें गुरुजी महाराज के पास जाते हुए 1.5-2 साल हो चुके थे और मेरे हस्बैंड का ऑल इंडिया लेवल पर MBA की कोर्स में सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने अंकल से कहा कि नहीं आप नहीं जा सकते हो, मेरा इलाज भी चल रहा है। और अंकल का जो कोर्स था वो फुली रेसिडेंशियल कोर्स था। तो मेरे अंकल मुझे कहने लगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इतनी मेहनत करके
ये एग्जाम्स क्लियर किए हैं, मैं तो जाऊंगा। और संगत जी मेरे और अंकल के बीच में काफी बहस हो गई। मैंने कहा कि बीच बीच में हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इलाज भी चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब संगत जी जब हमारा झगड़ा चल रहा था तो अंकल मुझे कहते हैं कि एक काम करते हैं, गुरुजी के पास चलते हैं, जैसा गुरुजी कहेंगे वो कर लेंगे। और संगत जी मुझे पूरा यकीन था, पूरा विश्वास था कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो गुरुजी कहेंगे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है, अभी आपका जाना सही नहीं है, अभी इसका इलाज भी हो रहा है और कृपा होना भी बाकी है। अब संगत जी हम वहाँ पहुँचे गुरुजी के पास, हम दोनों ने मत्था टेका और अंकल ने गुरुजी को सब बता दिया और कहा कि गुरुजी ऐसा ऐसा मेरा सिलेक्शन हो गया है, क्या मुझे जाना चाहिए। और संगत जी ये सुनकर गुरुजी ने तुरंत कहा, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, मौके बार बार नहीं आते। और संगत जी जैसे ही गुरुजी ने ये कहा मेरी तो चेहरे की हवाइयां उड़ गई। और जैसे ही गुरुजी ने ये सब कहा मेरे मन में विचार चल रहा था कि इसका मतलब ये है कि अभी 1 साल और गुरुजी को हमें ब्लेस नहीं करना है, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने अंकल को जाने के लिए हाँ कह दिया था और अंकल का कोर्स 1 साल का था। और ये विचार मेरे मन में चल ही रहा था और इस विचार के साथ साथ मैंने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने मुझे कहा जा तेरा कल्याण किता। और संगत जी मेरे मन में विचार आया कि इसमें मेरा क्या कल्याण छुपा है, अंकल चले जाएंगे तो मेरा इलाज भी रुक जाएगा, जब मैं यहाँ आती हूँ ये दूर भी बहुत है तो रोज आना जाना भी नहीं हो पाएगा और बहुत देर हो जाती है, रात रात हो जाती है यहाँ पर, तो शायद घर वाले अलाउ भी ना करें। और ऐसा विचार रखते हुए संगत जी मैंने लंगर किया और फिर वहाँ से हम घर वापस आ गए। और संगत जी उसके 1 या 2 दिन बाद ही मेरा एक बहुत ही माइनर सा गायनिक ट्रीटमेंट था जिसको IUI कहते हैं। और संगत जी हम IUI के लिए हॉस्पिटल चले गए और ऐसे कितने ही हमारे IUI हो चुके थे जो टोटल फेलियर थे। और मुझे पक्की उम्मीद थी संगत जी की इस बार भी कुछ नहीं होने वाला है, पर चूंकि डॉक्टर एक साइकिल चलाते थे तो संगत जी हम भी चले गए। और संगत जी लगभग 20-25 दिन बाद डॉक्टर ने मुझे कहा, मुझे कुछ महसूस भी हो रहा था तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लीजिए। और संगत जी आप बिलीव करेंगे उस प्रेगनेंसी टेस्ट में शादी के 9 साल बाद उस किट में पहली बार पॉजिटिव लाइन आई। और संगत जी तब जाके मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने कहा कि तेरा कल्याण कितना। और संगत जी हम सोच भी नहीं सकते कि कब कौन सी चीज कैसे फिट होगी और हम तमाम कैलकुलेशन के साथ चलते हैं संगत जी और वो सारी कैलकुलेशंस फेल हो जाती है। संगत जी गुरुजी सब कुछ देख सकते थे, जैसा कि सब लोग कहते हैं कि गुरुजी जानी जान है, उन्हें मेरा सब कुछ पता था। और संगत जी मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने कहा था कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस। हम अपने हिसाब से कुछ और सोच रहे थे लेकिन गुरुजी देख सकते थे कि दोनों ही चीजें बहुत ही सुंदरता के साथ पूरी हो जाएगी। और संगत जी मेरे हस्बैंड अपने MBA के कोर्स को पूरा करने के लिए चले गए और यहाँ से मेरी पहली प्रेगनेंसी शुरू हो गई। और संगत जी जब भी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई तो बहुत ही नेचुरल सा रिएक्शन था कि हमने सोचा कि चलो गुरुजी को जाकर के बताते हैं। और संगत जी हम दरबार पहुंचे, लाइन में लगे और जैसे ही संगत जी हमारी बारी गुरुजी के पास आई, हम कुछ बोलते उससे पहले ही गुरुजी हमें कहने लगे हाले किसी को नहीं दसना। और संगत जी हम यही सोच रहे थे कि हमने तो किसी को भी नहीं बताया, यहाँ तक कि गुरुजी को भी नहीं बताया, गुरुजी को कैसे पता चल गया। तो गुरुजी कहते मुझे सब पता है। तो संगत जी ये सारी चीजें हमें बहुत धीरे धीरे समझ में आती, बहुत बाद में समझ में आती है। और संगत जी जब भी हम मोमेंट्स को रिविजिट करते हैं तो हमें बहुत सारी नई चीजें दिखाई देती है जो उस समय संगत जी हमें दिखाई नहीं देती है। और संगत जी सबसे बड़ी बात जो मैं समझती हूँ वो ये है कि गुरुजी को सब पता था और उन्होंने जो अपने हिसाब से जो करना था वो किया, जो कि संगत जी हम नहीं सोच सकते। हम अपने बट परंतु लेकिन किंतु में ही फंसे रहते हैं, क्योंकि संगत जी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, बहुत डाउट करते हैं। और संगत जी आप जितना सरेंडर करेंगे उतना ज्यादा और उतनी जल्दी इन सारे डाउट से आप बाहर आ पाएंगे। तो इस प्रकार से संगत जी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और जो मेरा बेटा है वो 2000 में उसने जन्म लिया। अब संगत जी जब मेरा बेटा 40 डेज का हो गया तो मैंने सोचा कि चलो गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी का आशीर्वाद दिलवाते हैं इसको। और संगत जी हम वहाँ गए, गुरुजी ने उसे ब्लेस किया और सभी लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया। और संगत जी जब मैंने अपने बेटे को गुरुजी के पास रखा तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि पूनम आंटी एक मुंडा और ले ले। अब आप सोचिए संगत जी कि ये मोमेंट मेरे लिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा। और संगत जी मैं बड़े आश्चर्य से गुरुजी की तरफ देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, एक मुंडा और ले ले। और संगत जी मैंने सोचा कि मैं अभी अभी इस फेज से बाहर आई हूँ और मेरे पास तो अभी एक बच्चा है। और संगत जी मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे कपल्स आए हुए हैं तो गुरुजी उनको ब्लेस करें, क्योंकि संगत जी मैं इतनी ग्रीडी तो नहीं हो सकती, इतनी लालची तो नहीं हो सकती। और संगत जी जो सबसे बड़ी बात जो मुझे लग रही थी वो ये कि हॉस्पिटल आना जाना, क्योंकि ऑलरेडी संगत जी मेरे पास एक बेबी था। और संगत जी सारे विचार मेरे मन में आ रहे हैं और गुरुजी मुझे कहते कि पूनम आंटी एक मुंडा और ले ले। और संगत जी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं कंफ्यूज स्टेट में थी और मैं ऐसे ही वापस घर आ गई। और संगत जी मैंने बाद में फिर मेरे अंकल को कहा कि गुरुजी ये क्या बोल रहे थे, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे संगत जी कि गुरुजी की तो गुरुजी जाने। अभी हमारे अंदर वो
बात नहीं है कि हम इतनी सारी चीजों को इंटरप्रेट कर सकें। और संगत जी, इस प्रकार से हमारा आना जाना चलता रहा और जितनी बार भी मैं गुरुजी के पास दरबार में जाऊं उतनी ही बार गुरुजी मुझे कहते कि पूनम आंटी एक मुंडा और ले ले। संगत जी, मैं कभी भी उन्हें हाँ नहीं कर पाई, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया जब मुझे गुरुजी को हाँ कहना पड़ा। हुआ ये संगत जी कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर आया कोलकाता, और संगत जी वो थोड़ी डिफिकल्ट पोस्टिंग थी क्योंकि वहाँ पर कभी कभी वायलेंस हो जाया करता था। और संगत जी, हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। हम चाहते थे कि कैसे भी करके ये टल जाए। और संगत जी, मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स की भी तबीयत ठीक नहीं थी और जो ब्रदर इन लॉ थे वो भी इंडिया में नहीं थे, तो मुझे लगा कि एक प्रकार से हम अकेले रह जाएंगे और मेरे पास एक बेबी था। और संगत जी, मेरे हस्बैंड ने अपने हेडक्वार्टर्स में रिक्वेस्ट डाली कि इस पोस्टिंग को किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से कैंसिल किया जाए, लेकिन संगत जी वो लोग नहीं माने। अब संगत जी, जब हमें समझ में आ गया कि पोस्टिंग कैंसिल नहीं हो सकती और जाना ही पड़ेगा, तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है, हम गुरुजी के पास जाकर के उनका आशीर्वाद ले लेते हैं और फिर आप ज्वाइन कर लो। अब संगत जी, हम गुरुजी के पास पहुंचे और मेरे अंकल ने गुरुजी को बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे इस प्रकार से पोस्टिंग हो गई है और अब मुझे जाना होगा। तो गुरुजी कहने लगे, हाँ हाँ जाओ, मच्छी खाओ। अब संगत जी, हम लोग तो वेजिटेरियन हैं। अब हमें समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने ये ऐसा क्यों बोला। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी मैं तो खाता नहीं हूँ। तो गुरुजी कहने लगे, अच्छा अच्छा, तो जाओ जाओ ज्वाइन करो। अब संगत जी, मेरे अंकल तो आगे को जाने लगे और जैसे मैंने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने मुझे फिर कहा कि पूनम आंटी एक मुंडा और ले ले। और संगत जी, तब मैंने बड़ी हिम्मत करके गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप तो इनको पोस्टिंग पर भेज रहे हो और आप मुझे कह रहे हो कि एक मुंडा और ले ले। और गुरुजी मुझे देख करके मुस्कुराए और मेरे हस्बैंड को आवाज देकर के कहने लगे, सेठी अंकल इथे आई, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। और कहने लगे कि चल तेरी पोस्टिंग कैंसिल, पूनम आंटी तेरा कल्याण किता। अब संगत जी, दोनों ही चीजें गुरुजी ने ऐसे कह दी, इतने हंसते हुए कह दी कि हमें दोनों ही बातों का इतना इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आया और हमें लगा संगत जी कि गुरुजी ने शायद ऐसे मजाक में बोल दिया है। फिर हमने लंगर किया, फिर वहाँ थोड़ी देर बैठे और फिर मत्था टेक कर हम वापस घर आ गए। अब संगत जी, सुबह सुबह सेठी अंकल को उनके हेडक्वार्टर से फोन आता है, फिलहाल जो आपकी पोस्टिंग है वो डेफर कर दी गई है, तो अभी आप फिलहाल जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है आप वहीं पर कंटिन्यू करें और फिलहाल अभी आपको कलकत्ता नहीं जाना है और ये बात अभी आप किसी से डिस्कस भी नहीं करेंगे। और संगत जी, हमें तो समझ ही नहीं आया कि हम इतने टाइम से कोशिश कर रहे थे लेकिन पोस्टिंग कैंसिल हो ही नहीं रही थी और कल रात में ही गुरुजी ने कहा और आज सुबह पोस्टिंग कैंसिल हो गई। और संगत जी, आज तक हमें नहीं पता कि वो पोस्टिंग कैसे कैंसिल हुई। और संगत जी, साथ ही गुरुजी ने मुझे भी कह दिया था कि पूनम आंटी तेरा कल्याण किता। और संगत जी, उसके 1-1.5 महीने बाद मैंने कंसीव कर लिया और बिना किसी मेडिकल इंटरवेंशन के। और संगत जी, मेरा दूसरा बेटा 2002 के एंड में हुआ। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और एक ने जॉब ले ली है और एक जॉब सर्च कर रहा है। और संगत जी, ये तो वो चीजें हुई जिनके लिए हम गुरुजी महाराज के पास गए थे और गुरुजी ने हमें बहुत ही सुंदरता के साथ ये चीजें दी। अब संगत जी, जब मेरा छोटा बेटा 1.5-2 साल का हो गया था तो मेरे हस्बैंड सेठी अंकल की जो पोस्टिंग है वो बॉम्बे की आ गई। अब संगत जी, उनको जाना ही पड़ा क्योंकि ये ट्रांसफरेबल जॉब है, इसमें कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, जाना ही होता है। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने पोस्टिंग ज्वाइन कर ली और बीच बीच में जब वो आते थे तो कभी बच्चों के साथ तो कभी हम दोनों अकेले गुरुजी महाराज के दर्शन करने चले जाया करते थे। एक बार की बात है संगत जी, हम लोग गुरुजी के पास गए हुए थे तो गुरुजी ने सेठी अंकल से कहा मुझे देखते हुए कि इन्होंने नाल लेकर जाओ, इसको साथ लेकर जाओ। अब संगत जी, मैं सोच में पड़ गई कि साथ में कैसे जाऊंगी, मेरी जॉब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है और कोई इतनी लंबी छुट्टी भी नहीं मिल सकती कि मैं वहाँ रहकर आ जाऊँ। उससे पहले ये हुआ संगत जी कि जब हम गुरुजी महाराज के पास गए थे तो गुरुजी कई बार मुझसे रैंडम क्वेश्चन भी पूछ लिया करते थे। गुरुजी मुझसे पूछते कि पूनम आंटी तू की पढ़ाती है, तो मैं बताती गुरुजी को कि गुरुजी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। और संगत जी, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड गुरुजी मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया करते थे, तो अच्छा बता, तो ये बता, चल वो बता। और संगत जी, इससे पहले कि मैं जवाब देती गुरुजी मुझे कह दिया करते थे कि जा तू इसमें फेल है। और वाकई में संगत जी, गुरुजी के सामने मुझे उनके सवाल का जवाब स्ट्राइक ही नहीं करता था। एक दिन गुरुजी ने मुझसे पूछा कि ये पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी इसका फुल फॉर्म होता है डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि नहीं, गलत, इसका अर्थ होता है पागल होने का डर। और संगत जी, गुरुजी का बोलना ये सब इतना फनी होता था कि सारी संगत बहुत हंसती थी, लेकिन संगत जी उसके अंदर एक क्लू था, वो ये था कि तुम पीएचडी करो। और संगत जी, हमारी यूनिवर्सिटी में पीएचडी परस्यू करने के लिए एक प्रोविजन है, आपको 3 साल की पेड लीव मिलती है। और संगत जी, ये
बात तब कही जब गुरुजी ने सेठी अंकल को कहा कि एनानु लेकर जा। तब संगत जी हम दोनों बातों को आपस में कोरिलेट कर पाए कि भाई पीएचडी करो और साथ जाओ। और ऐसा नहीं है संगत जी कि मैंने पीएचडी के लिए पहले ट्राई नहीं किया था संगत जी, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी का एनरोलमेंट होना बहुत मुश्किल है। लेकिन संगत जी जब गुरुजी ने कहा तो मैंने अप्लाई किया और संगत जी 1 महीने से कम समय के अंदर अंदर मेरा एनरोलमेंट हो गया और संगत जी मुझे छुट्टी भी ग्रांट हो गई और फिर मैं मुंबई चली गई। और संगत जी गुरुजी ने कहा था कि पागल होने दा डर, और वो इसलिए भी कहा था संगत जी कि पीएचडी होने में लोगों का समय और उनकी मेंटल फैकल्टी इतनी खर्च हो जाती है कि कई बार लोगों का पीएचडी नहीं होता और वो गिव अप कर देते हैं, या फिर संगत जी लोगों को बहुत बहुत साल लग जाते हैं पीएचडी कंप्लीट करने में। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैंने अपना पीएचडी बहुत कम समय में कंप्लीट कर ली और संगत जी मेरी लेस देन 3 इयर्स में पीएचडी कंप्लीट हुई। एंड संगत जी आई एम सो ग्लैड कि मेरी थीसिस रिपोर्ट पर गुरुजी ने साइन भी किया हुआ है और आज तक संगत जी मैंने उसे संभाल के रखा है, क्योंकि संगत जी वो मेरे लिए खजाना है, गुरुजी का खजाना। क्योंकि संगत जी जब मैंने पीएचडी कंप्लीट की तो मैं अपनी थीसिस रिपोर्ट लेकर के गुरुजी के पास आई और गुरुजी ने उस पे आशीर्वाद दिया, अपना साइन किया। संगत जी जब हम लोग मुंबई में थे तो आप सबको याद होगा कि एक बार मुंबई में बहुत बुरी तरीके से फ्लड्स आए थे, बाढ़ आई थी और अंकल उस दिन अपने ऑफिस में ही थे। और संगत जी हम अंधेरी में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहा करते थे और हमने वहाँ देखा कि धीरे धीरे हमारी कॉलोनी में भी पानी बढ़ने लगा और जो गाड़ियां थी वो पूरी तरीके से डूब गई थी। और संगत जी ऐसा मंजर था कि अगर हम बिल्डिंग से झांकें तो ऐसा लग रहा था कि समुद्र के अंदर हमारी बिल्डिंग खड़ी है। बहुत डरावना दृश्य था। और संगत जी लाइट भी चली गई थी और थोड़े बहुत जब तक की मोबाइल की चार्जिंग थी हम बात कर पा रहे थे तो मैंने अंकल को फोन किया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ हैं? तो अंकल ने कहा कि मैं ऑफिस से निकल गया हूँ। और मैंने अंकल को कहा कि प्लीज आप घर बिल्कुल भी मत आना। तो मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि सड़क कहाँ पर है, नाला कहाँ है, गाड़ियाँ कहाँ खड़ी है, लिफ्ट की एंट्री कहाँ से है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप बिल्कुल भी मत आना। तो अंकल थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, कहने लगे कि मैं कहाँ जाऊँ। तो मैंने कहा कि आप कहीं भी चले जाओ, ऑफिस में वापस चले जाओ। तो अंकल कहने लगे कि ऑफिस में तो पानी भर गया है। अब पता नहीं गुरुजी ने ऐसा क्या किया, वहाँ पर एसवी रोड के ऊपर एक बस खड़ी थी और उस बस के पीछे थोड़ी जगह थी तो मेरे अंकल ने कार वहाँ पार्क कर दी। और संगत जी मेरे हस्बैंड के साथ इनके कॉलीग और थे जिनका बच्चा स्कूल में फंसा हुआ था। और संगत जी सबसे पहले जाकर के उस बच्चे से मिलकर आए, क्योंकि उस टाइम पर स्कूल वालों ने बच्चों को रिलीज नहीं किया था और बच्चों को सेफली स्कूल बिल्डिंग में ही रखा हुआ था। और संगत जी वही स्पॉट था जहाँ बिल्कुल सेफ लग रहा था और गाड़ी वहाँ मेरे अंकल ने लगा दी और मेरे अंकल और उनके कलीग वहीं बैठे थे कार में। और हम दोनों के मोबाइल के डिस्चार्ज होने से पहले जब हमने आखिरी बात की थी तो अंकल ने मुझे कहा कि अभी फिलहाल हम लोग सेफली यहाँ बैठे हुए हैं, अगर पानी बढ़ा तो हम लोग बस में चढ़ जाएंगे। और संगत जी रात गहराती गई और उस दिन तो संगत जी यकीन मानिए पूरी रात नींद ही नहीं आई और मैं पूरी रात बच्चों को लेकर गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी रही। और संगत जी जब सुबह हुई तो थोड़े बहुत जो कॉलोनी के लोग थे उन्होंने मुझे बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, हमने अंकल को उस स्पॉट पर देखा है, अंकल सेफली है और फिलहाल वो गाड़ी लेकर के नहीं आ पाएंगे क्योंकि इतना ब्लॉकेजेस है रास्ते में। और संगत जी मुझे तो भी चिंता लगी रही कि रात भर अंकल ने कुछ खाया कि नहीं खाया, पिया कि नहीं पिया। और संगत जी शाम के 5 बजे के करीब अंकल गाड़ी लेकर वापस घर आए। और संगत जी हमारी कॉलोनी में सिर्फ अंकल की गाड़ी ऐसी थी जो पूरी तरीके से ठीक थी, क्योंकि उस पूरी रात उस कॉलोनी में हमारी गाड़ी नहीं थी। और अंकल की गाड़ी ऑफिस में भी नहीं थी, क्योंकि जिन लोगों ने भी ऑफिस में गाड़ी रखी थी उनको अपनी गाड़ियों को वही बेसमेंट में छोड़कर बाहर जाना पड़ा था। ये गुरुजी की ग्रेस से संगत जी कि हमारी गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ और हम सेफ रहे और सही सलामत अंकल घर आ गए। और संगत जी उस टाइम पे सिचुएशन इतनी खतरनाक थी, इतनी डेंजरस थी, इतनी स्कैरी थी कि बहुत सारे लोग तो संगत जी गाड़ियों में इंतजार करते करते ही उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन गुरुजी की कृपा से अंकल ठीक ठाक घर वापस आ गए और गुरुजी की कृपा से हमारा वापस दिल्ली ट्रांसफर हो गया। इस बीच में क्या हुआ संगत जी कि जब मेरे पीएचडी की प्रेजेंटेशन का टाइम था तब मैं और मेरे अंकल दिल्ली आए हुए थे और मेरे प्रेजेंटेशन की डेट फिक्स हो गई। और संगत जी उस समय मेरी टेक्निकली इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, तो संगत जी मैंने अंकल से कहा कि अभी आप वापस मत जाओ, अभी आप यहीं पे रुक जाओ। तो अंकल कहने लगे कि नहीं मुझे जाना पड़ेगा। और संगत जी मेरे हस्बैंड गुरुजी से आशीर्वाद लेने के लिए गए तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से कहा कि अभी नहीं जाना, गुरु पूर्णिमा तक रुको। और संगत जी वो गुरु पूर्णिमा मेरे लिए बहुत बहुत लकी साबित हुई, क्योंकि उस दिन संगत जी मेरा प्रेजेंटेशन भी था और अंकल ने मुझे हेल्प कर दी पीपीटी बनाने में। और यही रीजन है संगत जी कि मैंने अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिया। और फिर संगत जी हमने सोचा कि गुरु पूर्णिमा के फंक्शन के लिए हम गुरुजी के पास जाते हैं उनको मत्था टेकने के लिए। और संगत जी जब वहाँ पहुंचे तो गुरुजी के यहाँ पर बहुत डिसिप्लिन होता था, फोन पूरी तरीके से स्विच ऑफ करा दिए जाते थे और मैं और अंकल तो अपने फोन गाड़ी में ही रख कर आया करते थे। और फिर संगत जी हम लोग
अंदर मंदिर में चले गए और जब फंक्शन खत्म हो गया, जब हम लोग बाहर आए और जब अंकल ने अपना मोबाइल उठाया तो करीब उसमें 40-50 मिस कॉल थी। और संगत जी मोबाइल में जो भी लास्ट मिस कॉल थी उस नंबर पर मिलाया ये जानने के लिए कि भाई ऐसी क्या बात हो गई। तो जिनका भी कॉन्टेक्ट नंबर था उन्होंने पूछा कि आर यू सेफ। तो मेरे हस्बैंड ने जवाब दिया कि हाँ मैं तो बिल्कुल सेफ हूँ, और बल्कि मैं तो बहुत ज्यादा सेफ जगह पर हूँ, मैं गुरुजी के आश्रम में हूँ। तो उन्होंने बताया कि तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शायद आपको नहीं पता होगा कि यहाँ बॉम्बे में मल्टीपल ब्लास्ट हुए हैं और बहुत लोगों की जान चली गई है, और यही जानना था कि आप दिखाई नहीं दे रहे थे, हम आप तक पहुंच नहीं पा रहे थे, आपको फोन नहीं लग रहा था, फोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो हम आपके लिए बहुत चिंतित थे। तो संगत जी वो अंकल के कोलिग्स थे जो उनके बारे में पता कर रहे थे। गुरुजी को संगत जी बहुत कुछ पता होता था और गुरुजी ने कई तरीके से कई बार संगत को मुश्किल घड़ी से बाहर निकाला है। और संगत जी ऐसे कितने ही लोग हैं जो इस बात का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि गुरुजी ने अपनी संगत को, अपने भक्तों को अपनी हथेलियों में रख करके मुश्किल समय से बाहर निकाला है। और शायद संगत जी जब गुरुजी महाराज हमारे सामने थे तो हमें इस बात की रियलाइजेशन नहीं थी कि गुरुजी स्वयं भगवान है। और संगत जी ये बात हमें बहुत देर बाद समझ में आई। और संगत जी जब गुरुजी थे तो वो हमेशा एक बात किया करते थे, मेरे फिजिकल फॉर्म से तुम ज्यादा अटैच मत हुआ करो। और संगत जी जब हम गुरुजी के दरबार में जाया करते थे तो हम भी यही सोचते थे कि मैं गुरुजी के पास जाकर के बैठ जाऊं, करीब जाकर के बैठूं, ताकि उनको देखती रहूं, उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिल जाए। लेकिन गुरुजी कई बार हमें उठा करके बोल दिया करते थे कि पीछे जाकर के बैठ जाओ, ऊपर जाकर के बैठ जाओ। इसका अर्थ यह है संगत जी कि गुरुजी की कृपा सब पर, सब जगह पर बराबर बरसती है, और गुरुजी के लिए जगह या उनकी दूरियां कोई मायने नहीं रखती। आप कहाँ बैठे हो, किधर बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आप सीधा मुझसे जुड़ सकते हो। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको मेरे सामने आकर ही बैठना पड़ेगा। और संगत जी हमें ये बात बहुत बाद में समझ में आई। और संगत जी जब गुरुजी ने महासमाधि ली तो सभी संगत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल की घड़ी थी, क्योंकि संगत जी हमें गुरुजी की आदत हो गई थी। हर बात के लिए संगत जी हम गुरुजी के पास ही दौड़ दौड़ कर आया करते थे। संगत जी वो वक्त बहुत मुश्किल था, उसे शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है। हम जितनी बार भी मंदिर जाते हमारी आंखें गुरुजी को ढूंढा करती थी। ऐसा लगता था संगत जी कि गुरुजी यहीं कहीं हैं और बस अभी आएंगे हमारे पास। लेकिन संगत जी धीरे धीरे फिर समझ आना शुरू हुई कि गए वो कहीं भी नहीं है, हमारे साथ ही हैं, हमारे पास ही हैं। और संगत जी इस बात का गुरुजी महाराज ने हमें कई तरीके से ज्ञान करवाया। और संगत जी इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ। 2013 की बात है संगत जी, मैं और अंकल एक पार्टी में गए हुए थे, और संगत जी अंकल और उनके फ्रेंड्स की एलुमिनाई पार्टी थी और सभी फ्रेंड्स मिलकर के एंजॉय कर रहे थे। और सडनली संगत जी कुछ ऐसा हुआ कि सेठी अंकल की तबीयत खराब हो गई, और संगत जी अंकल थोड़ा कोने में जाकर के बैठ गए और अंकल का चेहरा थोड़ा उतर गया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ठीक तो हो? तो अंकल ने मुझे कहा कि नहीं, मुझे थोड़ी सी थकावट सी हो रही है, मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम बैठ जाओ। और थोड़ी देर में मैंने देखा संगत जी कि अंकल वहाँ सोफे पर लेट गए। और संगत जी वहाँ पर इनके एक फ्रेंड जो गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, उन्होंने कुछ भी पैनिक नहीं क्रिएट किया और उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ थोड़ा चेकअप करते हैं, अगर कुछ भी नहीं होगा तो आप घर निकल जाना। और संगत जी आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, हम 40 मिनट के अंदर अंदर हॉस्पिटल में थे और वहाँ जाकर के पता चला कि अंकल को सीवियर हार्ट अटैक आया था। और संगत जी मैं ये सोचती हूँ कि अगर उस रात हम पार्टी में नहीं होते और घर पर होते तो शायद संगत जी सिचुएशन और वर्स्ट हो जाती, शायद अंकल सो जाते और संगत जी मुझे समझ भी नहीं पड़ती। लेकिन संगत जी ये सब कुछ अंकल के साथ वहाँ हुआ जहाँ सब लोग मौजूद थे, उनके फ्रेंड भी थे जो कि खुद डॉक्टर थे, और उन्होंने इतनी फुर्ती दिखाई कि जब हम उनको अंकल को हॉस्पिटल ला रहे थे तो उन्होंने फटाफट मैसेजेस दे करके सारी तैयारियां करवा दी थी हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल जाते से संगत जी अंकल को ले जाया गया, हार्ट स्पेशलिस्ट भी आ गया था और सारे ECGs वगैरह सारे टेस्ट किए गए, और तुरंत संगत जी मेरे हस्बैंड को OT में ले जाया गया और डॉक्टर ने मुझे वहाँ बुलाया और बताया कि ये सिचुएशन है, क्या करना है। तो ऑब्वियसली संगत जी मुझे तो ज्यादा कोई आइडिया था नहीं, मुझे कोई समझ थी नहीं। डॉक्टर ने बताया कि इट इज एन इमरजेंसी, इनको स्टेंट डालना पड़ेगा और इनके लिए ये पीरियड बहुत क्रिटिकल है क्योंकि 100% ब्लॉकेजेस हैं। और संगत जी मैं अंकल का पार्ट भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब अंकल OT में थे तो उन्हें डॉक्टर की सारी बातें सुनाई दे रही थी, जो भी डॉक्टर्स बात कर रहे थे, और वहाँ OT में अंकल को गुरुजी दिखाई दे रहे हैं और अंकल गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी अब बस मेरी आपके पास आने की तैयारी है। और गुरुजी ने मेरे अंकल को बहुत बुरी डांट लगाई और कहा कि जो तू कर रहा है वो तू करता रहे और इस बारे में खबरदार जो कुछ सोचा। और उसके बाद अंकल ने कहा कि मुझे अंदर से ऐसा हो गया कि अब चाहे जो मर्जी हो मैं ठीक हूँ। और संगत जी गुरुजी की ग्रेस से ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और 2-4 दिन के बाद अंकल को डिस्चार्ज भी मिल गया। और संगत जी आज भी मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे गूज बम्स आ जाते हैं कि अगर ये इंसिडेंट घर में हुआ होता, वहाँ पार्टी में नहीं हुआ होता तो क्या होता अंकल के साथ। और संगत जी तब से लेके आज तक अंकल की सेहत बहुत अच्छी है और इवन संगत
संगत जी अंकल अब बहुत अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो गए हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। और संगत जी ऐसे अनगिनत बहुत सारे सत्संग हैं हमारी लाइफ में और उनको इतने कम समय में और इतने कम शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। और संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के पास जाया करते थे उनके दर्शन करने के लिए, तो उन दिनों हम देखा करते थे कि बहुत बड़े थाल में हलवा प्रसाद या कोई भी प्रसाद बनकर आता था। खास तौर पे हलवा प्रसाद गरम गरम बनकर आया करता था और गुरुजी अपने हाथों से गरम गरम हलवा प्रसाद हमारे हाथों में दिया करते थे और हम अपने दोनों हाथों से भी उस हलवा प्रसाद को नहीं ले पाते थे, क्योंकि संगत जी उस प्रसाद की क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती थी कि हमें 2 हाथों से लेना पड़ता था। और गुरुजी कहते थे कि यहाँ पर खाओगे तो दवाई और घर पर खाओगे तो मिठाई। इसका मतलब हमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता था कि ये प्रसाद आपको यहीं पर खाना है और उस प्रसाद के अंदर ही दवाई है। और संगत जी हम लोग सारे लोग वहीं खड़े होकर के अपने दोनों हाथों से उस प्रसाद को खाया करते थे। और संगत जी वो प्रसाद बहुत बहुत स्वादिष्ट होता था। और संगत जी एक दिन मैं और अंकल कार में जा रहे थे तो मैंने अंकल से कहा कि आजकल गुरुजी बहुत मीठा खिलाते हैं और जो प्रसाद होता है उसमें घी भी बड़ा होता है, तो बहुत ज्यादा गुरुजी मीठा मीठा खिलाते हैं। गुरुजी को ना थोड़ा चेंज करना चाहिए, गुरुजी को कुछ और खिलाना चाहिए जैसे कि समोसा। और संगत जी जैसे ही हम हॉल में पहुंचे चारों तरफ समोसे की ही खुशबू थी और हमने देखा कि थाल में समोसे ही समोसे रखे हुए थे। तो संगत जी कभी कभी गुरुजी बच्चों की तरह हमारी बहुत सारी बातें मन रखने के लिए कर दिया करते थे। और संगत जी अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि हमारे जीवन में जैसी भी जो भी परिस्थितियां बनी, सिचुएशन बनी, कंडीशंस बनी, हमें हमेशा गुरुजी का साथ मिला, हमने हमेशा गुरुजी का साथ पाया है, उनका आशीर्वाद पाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और इन्हीं शब्दों के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।